हेलो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत जैसे देश में जहाँ की डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल से अभी हम जस्ट आज़ाद हुए थे। पहले हम ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करते थे और आज़ादी के बाद हम इंडिपेंडेंट सिटीजन्स, नागरिक बन गए थे। हमारे देश में धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, जो कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा अनुभव लेकर आया था। लाखों लोग उस पीरियड में मारे गए थे। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए उस समय। इसके अलावा भारतीय लोगों के सामने एक और बड़ा प्रॉब्लम था। ब्रिटिशर्स ने जाते जाते प्रिंसली स्टेट्स को ये आज़ादी दी। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि वो राज्य जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे। उन राज्यों को जाते समय ब्रिटिश लोगों ने ये आज़ादी दे दी कि अगर वो चाहें तो भारत के साथ रह सकते हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या वो चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य था, कठिन और अनसर्टेन टास्क भी था, जिसमें कि कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के मन में चिंता थी, उस वक्त की, प्रेजेंट की भी, और फ्यूचर में देश कैसा होगा इसके बारे में भी उनके दिमाग में विचार चल रहे थे, चिंताएं थीं। इन कठिनाइयों के बावजूद भारत में साउथ अफ्रीका से एक अंतर था। हमारा डेमोक्रेटिक भारत कैसा होगा इसके बारे में हमें कोई कॉन्सेंसस लोगों से सहमत राय लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही लोगों ने भविष्य का भारत कैसा होगा इसका एक सपना देख लिया था और मन में डिसाइड कर लिया था। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो केवल एक फॉरेन रूल के खिलाफ लड़ाई ही नहीं था, बल्कि ये भारत को पुनर्जागृत करने की लड़ाई थी। हमारे समाज को, हमारे पॉलिटिक्स को चेंज करने की लड़ाई थी। आज़ादी के बाद हमारा देश किस रास्ते पर चलेगा इसके बारे में लोगों में मतभेद तो ज़रूर थे, पर कुछ बेसिक आइडियाज़ जो थी इनके बारे में सभी एक्सेप्ट करते थे, सभी में सहमति बन चुकी थी। आज़ादी के बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और कुछ अदर कांग्रेस लीडर्स ने मिलके इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। सोच लो, आज़ादी से पहले की बात है ये। इसके बाद 1931 में कांग्रेस का जब कराची सेशन हुआ तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। 1928 के बनाए गए ड्राफ्ट में और 1931 में लिए गए डिसीजन में, दोनों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंक्लूड किया गया, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी को इंक्लूड किया गया, और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी डिसीजन लिया गया। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बहुत पहले बेसिक वैल्यूज़ डिसाइड की जा चुकी थी और उनको एक्सेप्ट किया जा चुका था हमारे देश के सभी लीडर्स के द्वारा। हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो इंस्टीट्यूशंस काम करते थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, उनसे भी कुछ इंस्पिरेशंस लिए। ब्रिटिश लेजिस्लेचर्स तो बहुत वीक थी, क्योंकि उनमें सभी को वोटिंग राइट उस समय नहीं दिया गया था, लेकिन हमने अपने यहाँ सभी को वोटिंग राइट दिए और अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के दिशा में प्रयास किए।
हमने ब्रिटिश पीरियड से जो एक्सपीरियंसेस लिए उनको अपने लिए यूज़फुल बनाया। अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए हमने उनका यूज़ किया। हमने ब्रिटिश पीरियड के कई इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स को अडॉप्ट किया, कई प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। हमने यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया। हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इसी तरह यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से 5 ईयर प्लान्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अडॉप्ट किया। अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी ड्राफ्टिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने की थी और इसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस 1946 में हुए। दिसंबर 1946 में असेंबली के फर्स्ट मीटिंग हुई और इसके बाद फिर हमारे देश का विभाजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी डिवीज़न हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेटली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे और इस असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्चुअली 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया और उसी दिन हमारा देश एक रिपब्लिक बना। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी मानते हैं जो कि आज से 70 इयर्स पहले बना था। तो क्यों मानते हैं? इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज भी क्यों माने? इसका एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है। तो इसका रीज़न है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के व्यूज़ को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये उस वक्त के तमाम लोगों के विचारों को भी दिखाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से आज तक 70 इयर्स के पीरियड में भले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी ग्रुप ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न पर, किसी आर्टिकल पर भले ही सवाल उठाया हो, बट किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैधानिकता पर आज तक सवाल नहीं उठाया। ये अपने आप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है कि लोग अभी तक उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न ये भी आता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, वो पूरे देश के, पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। उस वक्त की सारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे उन सभी ने इस इलेक्शन में पार्ट लिया था और इस तरह लगभग सारे भारत के हर एक पार्ट के लोगों ने, हर रीजन के लोगों ने इसमें पार्ट लिया। इस असेंबली में इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन तो ज़रूर था, मेंबर्स डोमिनेट करते थे ज़रूर, लेकिन कांग्रेस के खुद जो मेंबर्स थे उनमें अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग ओपिनियन वाले लोग भी थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई ऐसे भी मेंबर्स थे जो कांग्रेस की ओपिनियंस को सपोर्ट नहीं करते थे। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि ओनली द कांग्रेस वाज डोमिनेंट इन। असेंबली के जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के थे, डिफरेंट कास्ट के थे, डिफरेंट क्लास के थे, अलग अलग रिलीजन्स के थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के थे। फाइनली
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस तरह से वर्क किया वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने में हमारी मदद करता है। देयर वॉज टोटल ट्रांसपेरेंसी। असेंबली ने एक सिस्टमेटिक और ओपन वे में काम किया। सारे प्रिंसिपल्स को पहले डिसाइड कर लिया गया। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कंप्लीट किया, बनाया डिस्कशन के लिए। कई राउंड के थॉरो डिस्कशंस हुए, क्लॉज बाय क्लॉज, ईच क्लॉज वाज डिस्कस्ड। 2000 अमेंडमेंट्स कंसिडर किए गए। 114 डेज़ तक ये डिस्कशन चला। हालांकि ये डिस्कशन कंटिन्यूस 114 डेज़ नहीं चला था, इट वाज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर 3 years। असेंबली में जो भी डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए हर क्लॉज के बारे में, उनको सेव करके सेफली रखा गया है और उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। इन्हें कोई भी व्यक्ति सुन सकता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग को जान सकता है। इसके बाद हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज़ की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रीएम्बल दिया हुआ है और इस प्रीएम्बल में हमारी सारी गाइडिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने एक सपना देखा था, एक ड्रीम देखा था, जिसमें कि इंडिया में हर तरह की इनइक्वालिटी को समाप्त कर दिया जाएगा। गांधी जी वो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने मेंबर्स थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ गांधी जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इनइक्वालिटीज़ को समाप्त करने के बारे में, ये जो इस तरीके को फॉलो करना चाहते थे वो गांधी जी से डिफरेंट था। और कई बार अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ भी किया था उनके विज़न के लिए, उनके व्यूज़ के लिए। उनका इनइक्वालिटीज़ को समाप्त करने का तरीका गांधी जी से अलग हुआ करता था। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी की बात करते हैं, उन वैल्यूज़ की बात करते हैं, गाइडिंग वैल्यूज़ की, जिन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उसको गाइड करने वाली जो वैल्यूज़ थीं, जिन वैल्यूज़ पर बेस था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उन्हीं वैल्यूज़ ने हमारे भारत की डेमोक्रेसी को भविष्य में इंडिपेंडेंस के बाद भारत का जो डेमोक्रेसी होगी भारत की, उसका फाउंडेशन कैसा होगा, उनको भी कंट्रोल किया। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हीं वैल्यूज़ ने इंस्पायर किया और कंट्रोल किया, जिन वैल्यूज़ ने हमारे यहाँ के लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करवाया और लोगों ने अपने सेक्रीफाइसेस किए। ये सभी वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दी हुई हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को गाइड करती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं वैल्यूज़ पर बेस्ड है जो कि हमारे प्रीएम्बल में दी हुई हैं। आज दुनिया के सभी देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग में एक प्रीएम्बल देते हैं जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को, उनकी गाइडिंग वैल्यूज़ को दिखाता है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, जस्टिस, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऑल दीज आर द गाइडिंग वैल्यूज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करती हैं और इन सभी को मेंशन किया गया है हमारे प्रीएम्बल में। अंत में हम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ को इंक्लूड किया गया है और जिनके आधार पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी बनाए हैं जिनके द्वारा इन सभी चीज़ों को प्रभावी बनाया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकतर हिस्सा हमें इन्हीं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा
बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए समय समय पर बदलते हुए समय के साथ इसे अपडेट रखना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया उनको ये पता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग अपडेट करना होगा। चेंजेस इन सोसाइटी जब आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी इसे अपडेट करना होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसीजर बनाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना होता है, कोई सुधार करना होता है, कोई नया आर्टिकल ऐड करना होता है या किसी पुराने आर्टिकल को हटाना होता है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने होते हैं और इसका अपना एक प्रोसीजर है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को बहुत आसान नहीं बनाया गया है ताकि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जल्दी चेंज न कर सके, और जो हमारे बेसिक आइडियल्स हैं इनको चेंज करने का प्रोसेस और भी कठिन बनाया गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आइडियल्स हैं उनको चेंज करना और भी कठिन हो, कोई भी गवर्नमेंट इसे आसानी से चेंज न कर पाए। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं, एनी क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, यू कैन give it in the comment box. Thank you. Have a nice time.